हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? चलिए देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कि तीनों अपवर्तनांकों में संबंध वायु, जल और कांच, इन तीनों का आपसों में जो अपवर्तनांकों के बीच संबंध होता है, इन्हें आज हम लोग प्रूव करेंगे। जैसा कि पिछले लेक्चर में पढ़े थे कि प्रकाश की उत्क्रमणिका का सिद्धांत, तो उसमें फार्मूला मिला था बच्चों कि 1n2 गुणे 2n1 बराबर 1। और एक फार्मूला और मिला था, जब तीन माध्यम हों और उनके अपवर्तनांक क्रमशः 1n2 और 2n3 और 3n1, तो इनके बीच भी हम लोग संबंध पढ़े थे कि हम इसी के अनुसार निकाले थे कि ये फार्मूला कैसे है। तो बच्चों कक्षा 10 के लेवल में यहीं तक था, तो कक्षा 12 के लेवल में हम लोग इसको प्रूव करेंगे कि कैसे आता है फार्मूला। क्लियर? तो चलिए प्रूव करते हैं कि 1n2 गुणे 2n3 गुणे 3n1 बराबर 1 या anw गुणे wng गुणे gna बराबर 1 कैसे आया है। ठीक है, तो इसी को प्रूव करना है बच्चों। तो हेडिंग का नाम लिखिएगा, जब माध्यम श्रेणी क्रम में हो, माध्यम श्रेणी क्रम में हो, क्लियर? तो चलिए देखते हैं। तो हम मान लेते हैं बच्चों यहां पर जो है तीन माध्यम हैं, वायु, जल और कांच, जिसमें पहला माध्यम ले लिया जाए। पहला माध्यम वायु, जिसका अपवर्तनांक ले लिया जाए n1, और ये जो दूसरा माध्यम है इसको ले लेते हैं जल, इसका अपवर्तनांक ले लेते हैं n2। फिर एक तीसरा माध्यम ले लेते हैं कांच, जिसका अपवर्तनांक ले लेते हैं n3, और फिर इसी क्रम में फिर चौथा माध्यम जो बनेगा वायु भी माना जाएगा, जिसका अपवर्तनांक क्या ले लिया जाए n। मतलब इस श्रेणी क्रम में है, वायु से जल, जल से कांच में, फिर कांच से वायु में, अर्थात पहले ही माध्यम में आ जा रहे हैं। ये तीन प्रकार के माध्यम लिए गए, वायु, जल और कांच, जिनके अपवर्तनांक क्रमशः n1, n2, n3 जो श्रेणी क्रम में है। तो प्यारे बच्चों एक अभिनव यहां पर हम खींचते हैं, और ये आपतन बिंदु O का काम करेगा। इसमें जब प्रकाश की किरण को हम आपतित करेंगे तो ये आपतन कोण क्या बना I। तो वायु से जल में जा रहा है, इसका मतलब भाई सघन से वायु जो है जल के सापेक्ष क्या माना जाए, विरल माना जाता है। अर्थात वायु से जल में आ रहा है, इसका मतलब सघन में आ रहा है, तो क्या होगा, अविलंब की ओर झुकेगी। तो ए बनी अपवर्तित किरण, ए कोण मान लेते हैं R, R मान लीजिए, नहीं कुछ और मान लेते हैं, R1 मान लेते हैं बच्चों। क्या मान लिया जाए, R1। ध्यान देना, ये क्या है R1, ऐसे लिख देते हैं R1। और ये अपवर्तित किरण, ये दूसरे माध्यम के पृष्ठ पर आपतित किरण होगी, इसके लिए यहाँ पर एक अभिलंब खींच लेते हैं। फिर क्या होगा बच्चों, ये जल से कांच में आ रहा है, तो जल जो है कांच के सापेक्ष क्या है, विरल है, और कांच जो है जल के सापेक्ष सघन है। तो फिर क्या होगा, अभिलंब की ओर झुकेगी। इस प्रकार ये अपवर्तित किरण कितना होगा बच्चों, ध्यान देना, ये R1 है तो ये भी R1 होगा एकांतर कोण से। क्लियर? और ये R1 है, अब इसको हम मान लेते हैं बच्चों यहाँ पर क्या, R मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, R मान लेते हैं, या R2 मान लेते हैं, कुछ भी मान लिया है। तो ये इसके लिए अपवर्तित किरण, फिर से क्या होगा, ये अभिलंब, अगर ए R है तो ए भी R होगा। अब की बार कांच से वायु में आ रहा है, इसका मतलब सघन से विरल में जा रही, तो प्रकाश की किरण क्या होगा, अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो एक कोण क्या बनेगा बच्चों, जिस कोण से आ रही थी आपतन कोण I। क्लियर? तो इसका
जो y है और एक जल और एक कांच फिर y, ये तीनों माध्यम, चारों माध्यम कौन से क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। ध्यान से देखना प्रक्रिया। तो पहले माध्यम से यहाँ पर हम प्रकाश की किरण को आपतित किए, अपवर्तन के नियमानुसार यहाँ पर अपवर्तित किरण बना, ये I है तो ये R1 मान लिया गया। फिर उसके बाद दूसरे माध्यम के लिए देखा जाए, दूसरे पृष्ठ के लिए, तो इसके लिए यहाँ पर अभिलंब बनाया गया। तो फिर क्या होगा? अपवर्तन होगा, फिर अपवर्तन होगा तो ये R1 है, तो प्यारे बच्चों ये R1 है तो ये भी R1 होगा, ठीक है, अर्थात ये आपतन कोण का काम किया। फिर उसके बाद अपवर्तित हुआ तो अपवर्तित को अपवर्तन कोण क्या ले लिया गया? R। इसी प्रकार फिर एकांतर कोण से RA बना, फिर से यहाँ पर कांच से Y में आ गया, जहां से चली थी प्रकाश की किरण उसी माध्यम में आ गई, इसका मतलब ये आपतन कोण हो गया I। क्लियर बच्चों? तो ये बना आपका 1n2 और एक 2n3 और ये बना 3n1। क्लियर? कोई दिक्कत? अब देखते बच्चों स्नेल का नियम लगाएंगे। तो स्नेल के नियम से पृष्ठ नामकरण कर देते हैं ए बी और ये सी डी और ये ई एम। पृष्ठ है ए बी के लिए स्नेल का नियम क्या था? साइन आई अपान साइन आर। तो आर के स्थान में यहाँ पर क्या है बच्चों? R1 बराबर कितना बनेगा? यहाँ पर पहले से दूसरे माध्यम में आ रहा था, अपवर्तनांक क्या बना? 1n2, समीकरण नंबर 1। क्लियर हो? अब दूसरे पृष्ठ CD के लिए स्नेल के नियम से साइन आपतन कोण क्या माना आ जाएगा? इसके लिए R1 और अपवर्तन कोण क्या बना बच्चों? R। ये साइन R बराबर दूसरे से तीसरे में जा रही है तो 2n3, समीकरण नंबर 2 बना। तीसरे पृष्ठ EF के लिए क्या बने बच्चों? यहाँ पर आपतन कोण R माना जाएगा, साइन R अपान अपवर्तन कोण क्या बना? I, साइन I बराबर क्या बच्चों? 3n1, समीकरण नंबर 3। इतनी बात समझ में आई सबको? कोई प्रॉब्लम? भाई चार माध्यम लिए गए हैं, Y, जल, कांच और Y, ये चारों यहाँ पर श्रेणी क्रम में रखे गए हैं, देख रहे हैं। यहाँ पर अपवर्तन की घटना दिखाया गया, कैसे कैसे बना आपको यहाँ पर देख रहे हैं चित्रानुसार। इसका अपवर्तनांक Y के लिए लिया गया n1, जल का n2, कांच का n3, फिर आ गया Y में ही n1 माना गया। तो पहले पृष्ठ के लिए यहाँ पर स्नेल का नियम लगाए, A बना, दूसरे पृष्ठ के लिए बनाया गया A बना, तीसरे पृष्ठ के लिए A बना। अब क्या करेंगे? समीकरण नंबर 1, 2 और 3 को हम गुणा कर देते हैं। बच्चों फिगर मिटा देते हैं। अब देखते हैं बच्चों समीकरण नंबर 1 गुणे 2 गुणे समीकरण नंबर 3 से। पहले बच्चों यहाँ पर अगर गुणा किया जाए तो साइन I अपान साइन R1 गुणे साइन R1 अपान साइन R, फिर गुणे साइन R अपान साइन I बराबर। अब यहाँ पर बच्चों देखा जाए बराबर, इधर वाला पक्ष लिखेंगे तो क्या बनेगा? 1n2 गुणे 2n3 गुणे 3n1। तो देखा है बच्चों यहाँ पर साइन I से साइन I कैंसिल, साइन R1 से साइन R1, साइन R से साइन R। इस प्रकार 1n2 गुणे 2n3 गुणे 3n1 बराबर कितना आ गया? 1। हो गया प्रूफ? यही हमें प्रूफ करना। अब चूंकि पता है कि पहला माध्यम क्या है बच्चों? Y, और दूसरा माध्यम क्या है आपका? जल, और तीसरा माध्यम क्या है? कांच। तो इसको मानते हैं समीकरण नंबर 4। तो समीकरण नंबर 4 से हम क्या लिख सकते हैं? ANW गुणे WNG गुणे GNA बराबर 1। क्लियर? A। तो प्यारे बच्चों ये था कि जब माध्यम श्रेणी क्रम में हो तो उनके अपवर्तनांकों के बीच क्या संबंध होता है। कॉपी कर लीजिए। तो ठीक है बच्चों, चलिए आगे। तो बच्चों ये जो टॉपिक था एक कक्षा 12 के लिए, कक्षा 10 में इतना हाइपर नहीं है, ध्यान दीजिएगा। पढ़ा रहे हैं 10 और 12 दोनों को मिक्स करके।
तो जो कक्षा 12 का है वो चीज़ मैं बता दूंगा आप लोगों को, तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल तो कल हो ही गया था इस पर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध। यह है हेडिंग का नाम बच्चों, अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध। ठीक ठीक, चलिए तो स्नेल के नियम के अनुसार आप पढ़ेंगे कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। क्लियर? तो ये चीज पढ़े थे हम लोग। तो यहाँ पर अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल के साथ क्या संबंध होगा, तो चलिए बनाते हैं फिगर। पहले ये अपवर्तक पृष्ठ M1 M2, ये अभिलंब N1 O N2। पहला माध्यम ले लिया जाए, यहाँ पर कुछ भी सघन ले लेते हैं अपवर्तनांक N1, और दूसरा माध्यम ले लेते हैं विरल जिसका अपवर्तनांक N2। एक प्रकाश की किरण आपतित हुई, इसका नामकरण कर देते हैं एओ। आपतन कोण कितना है बच्चों I, सघन से विरल में जा रहे तो अभिलंब से दूर हटेगी, एवं अपवर्तित किरण को भी अपवर्तन कोण क्या बना I। इस आपतित किरण की जो चाल है, इसकी चाल को हम मान लेते हैं V1, और इस अपवर्तित किरण की चाल मान लेते हैं V2। तो ये आपतित किरण की चाल V1, अपवर्तित किरण की चाल V2। ध्यान से समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। और इसकी तरंग दैर्घ्य ले लिया जाए λ1, और इसकी तरंग दैर्घ्य ले लिया जाए λ2। तो प्यारे बच्चों, स्नेल का नियम ये भी कहता है, स्नेल के नियमानुसार, ध्यान देना, स्नेल के नियमानुसार आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या साइन I तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन R का अनुपात अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती तथा चाल व तरंग दैर्घ्य के समानुपाती होता है। इसमें ये भी कहता है कि आपतन कोण की ज्या साइन I और अपवर्तन कोण की ज्या साइन R का अनुपात अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती तथा चाल व तरंग दैर्घ्य के समानुपाती होता है। इसका तात्पर्य ये है, अर्थात साइन I अपान साइन R बराबर N2 अपान N1। पहले माध्यम में प्रकाश की चाल V1 और अपान दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल V2, फिर पहले माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य λ1, फिर अपान दूसरे माध्यम में प्रकाश की तरंग दैर्घ्य λ2। तो प्यारे बच्चों, एक व्यापक फार्मूला है, एक व्यापक सूत्र है, ध्यान देना। अब इसमें सब एक दूसरे के रिलेशन में है, इतना बराबर इतना भी हो सकता है,
इतना बराबर इतना भी होता है, या इतना बराबर इतना भी, फिर इतना बराबर इतना, और फिर इतना बराबर इतना, फिर इतना बराबर इतना, मतलब सब एक दूसरे के बराबर है। तो अब यहाँ से अलग अलग फार्मूला हम बनाएंगे, ठीक है। व्यापक फार्मूला आपका ये, अब अलग अलग फार्मूला बनाते हैं, कॉपी कर लीजिए, ठीक है बच्चों। चलिए आगे। तो मेन हेडिंग है अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल के साथ क्या संबंध होता है। तो प्यारे बच्चे इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। तो समीकरण नंबर 1 से हम क्या लिख सकते हैं, क्या कि N2/N1 बराबर V1/V2 बन गया मेरे पास। या दूसरा फार्मूला N2/N1 बराबर λ1/λ2, तथा तीसरा फार्मूला कि V1/V2 बराबर λ1/λ2। बात समझ में आई। तो ये था, तो ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बस इतना कथन याद रखना कि आपतन कोण अर्थात साइन I/साइन R का जो अनुपात होता है वह अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती और चाल तथा तरंगदैर्घ्य के समानुपाती होता है। वैसे भी यहाँ पर देखा जाए तो N2/N1 तो होता ही इसका बराबर। अब यहाँ पर हम V2/V1 नहीं लिख सकते, क्योंकि पहले माध्यम में यहाँ पर आपतन कोण लिया गया, तो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल V1, फिर अपान साइन R है दूसरे माध्यम के लिए है, तो दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, और सेम कहानी तरंगदैर्घ्य का λ1/λ2। तो यहाँ पर अलग अलग फार्मूला बना लिए कि N2/N1 बराबर V1/V2, फिर N2/N1 बराबर λ1/λ2, फिर V1/V2 और λ1/λ2। काफी इंपॉर्टेंट बच्चों, कॉपी कर लीजिए। फिर आगे इसी से हम बनाते हैं फार्मूला। तो जो ए है अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल के संबंध ए है, और इसी में ये भी है कि अपवर्तनांक का तरंगदैर्घ्य के साथ क्या संबंध होगा, ए। अगर ये भी पूछ ले कि यहाँ पर प्रकाश की चाल का तरंगदैर्घ्य के साथ क्या संबंध होता है, तो V1/V2 और λ1/λ2। क्लियर। चलिए मिटा दें। अब यहाँ पर ये बात होती है माध्यम की, अलग अलग माध्यम यहाँ पर सघन विरल दिया गया है, लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन में देता है यहाँ पर माध्यम कि पहला माध्यम यहाँ पर वायु, दूसरा माध्यम जल। तो इस प्रकार क्वेश्चन बनता है, इनको हम फार्मूला कैसे बनाएंगे ध्यान देना, यहाँ नोट करके याद रखो कि यदि पहला माध्यम क्या है वायु और दूसरा माध्यम क्या जल, दूसरा कोई अन्य माध्यम में कुछ भी हो, बना देते हैं फार्मूला पहले ऐसे। तो बच्चों क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि जो पहला माध्यम है वायु और ये दूसरा माध्यम है, तो प्यारे बच्चों NW/NA बराबर VA/VW लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों इनको ऐसा भी लिख सकते हैं ना कि 1N2 बराबर भाई V1/V2 लिख सकते हैं कि नहीं। जो N2/N1 था, इसी N2/N1 को हम 1N2 लिख सकते हैं कि नहीं, तो ये V1/V2 बनेगा। ठीक। अच्छा, इस 1N2 के 1 के स्थान पे ANW बराबर यहाँ पर 1 के स्थान VA और यहाँ पर V2। अच्छा, इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि NW/NA बराबर VA/VW, इस प्रकार। बात समझ में आई। तो बच्चों अगर एक क्वेश्चन दिया जाए कि यदि y के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक इतना है और प्रकाश की चाल दे दिया जाए y में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो पूछ ली भैया कि जल में प्रकाश की चाल क्या होगा, तो फार्मूला ऐसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत। तो मेन इसका एक व्यापक फार्मूला बनाते हैं हम लोग। इसी प्रकार अगर हम बनाना चाहें तो इसी प्रकार ऐसे बना सकते हैं कि ANW बराबर λA/λW और यहाँ पर NW/NA बराबर λA/λW और इसके बराबर VA/VW, कोई दिक्कत।
तो ध्यान देना अपवर्तनांक में जस्ट उल्टा होता है और तरंगदैर्घ्य और चाल में सीधा सीधा। क्लियर? तो यही कॉन्सेप्ट तैयार रखिए बस। अब यहाँ पर क्वेश्चन में ऐसा जरूरी है कि यहाँ पर वायु और जल ही दिया जाए, वायु और कांच भी दे सकता है, जल और कांच दे सकता है कि पहला माध्यम जल है और दूसरा माध्यम कांच है। तो कुछ नहीं करना बच्चों, यहाँ पर 1 और 2 के स्थान पे आपको पुटअप कर देना है जो भी दिया जाए माध्यम। ठीक है, जैसे यहाँ पर जल दे दे, यहाँ पर कांच दे दे, तो क्या करना आपको, यहाँ पर जी एन डब्ल्यू हो जाए, डब्ल्यू एन जी हो जाएगा यहाँ पर, डब्ल्यू एन जी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी डब्ल्यू अपॉन वी जी हो जाएगा। क्लियर? समझ रहे हैं बात? तो इस प्रकार आप बना सकते हैं। बाकी फार्मूला और इसका व्यापक बनाते हैं, मिटा दें। चलिए देखिए, यदि दूसरा पॉइंट नोट में, यदि पहला माध्यम निर्वात अथवा वायु तथा दूसरा कोई अन्य माध्यम, कोई अन्य माध्यम हो, तब ध्यान देना पहला माध्यम निर्वात अथवा वायु अर्थात ए एन डब्ल्यू के स्थान, डब्ल्यू के स्थान क्या, अन्य कोई माध्यम, तो ए एन एम लिख देते हैं। यम का मतलब हो गया मीडियम, तो मीडियम कुछ भी हो माध्यम में, जल कांच, लेकिन पहला माध्यम अगर निर्वात अथवा वायु हो तो ए एन एम बराबर, इनको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर ध्यान देना, वी ए अपान वी एम। बट किताब में इसी फार्मूले पे ऐसे लिखता है कि ए एन एम, या इनको शॉर्टकट में केवल एन बराबर वी एक प्रकाश की चाल निर्वात अथवा वायु में है, तो इनको सी से प्रदर्शित किया गया है। निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल को किससे प्रदर्शित किया गया है, सी से, और अपान यहाँ पर वी मतलब माध्यम में चाल वी एम। इस प्रकार एन बराबर सी अपान वी, इनको अर्थात करके लिख सकते हैं, अर्थात अपवर्तनांक बराबर, अपवर्तनांक बराबर निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल में प्रकाश की चाल अपान माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है भैया, तो ये चीज तो जो अधिकतर क्वेश्चन इसी पर मिलता है। और जबकि निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल जो सी का मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। याद रखना, फर्स्ट लेक्चर में बताया गया था इसको, वैज्ञानिक रोमर ने इस मान को ज्ञात किए थे, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन दिया रहे तब भी, न दिया रहे तब भी आपको निर्वात अथवा वायु की बात करें तो प्रकाश की चाल सी के स्थान पर आपको इतना रखना पड़ेगा। बात समझ में आया? तो प्यारे बच्चों चलिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लेते हैं, एकदम कंफर्म हो जाए। ठीक है, मिटा दे। चलिए तो चलिए बच्चों देखते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए।
तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। देखा जाए बच्चों, y के सापेक्ष कांच का पूर्णांक यहाँ पर दिया है an, सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। AnG का मान दिया है कितना 1.5। कांच में प्रकाश की चाल पूछा है अर्थात Vg का मान, क्यों भैया सिंबल का मतलब समझ में आ रहा है। Vg कांच में प्रकाश की चाल, और आगे कुछ भी नहीं दिया है। ठीक, फार्मूला पुटअप करते हैं। अपवर्तनांक और चाल में जो संबंध पढ़े थे, क्या पढ़े थे बच्चों कि 1n2 बराबर v1/v2। तो यहाँ पर पहले माध्यम के लिए हम क्या रखेंगे a, दूसरे के लिए g। तो फिर बच्चों डायरेक्ट लिखते हैं AnG बराबर, अब इतना कॉन्सेप्ट पकड़ लीजिए बच्चों, फार्मूला यहाँ पर लिखना सीख जाइए। AnG बराबर यहाँ पर VA/Vg लिख सकते हैं। अच्छा, AnG का मान 1.5, VA का मतलब C अपान Vg, और 1.5 C का मतलब 3 × 10⁻⁸ बताया गया कि निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल क्या होता है 3 × 10⁸ अपान Vg। तो Vg बराबर 3 × 10⁸ और अपान कितना 1.5, तो सब लोग काटेंगे, 0 बढ़ाएंगे, 15 दूना 3, तो Vg बराबर यहाँ पर 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। क्लियर? तो Ag समझ में आई बात। एक साधारण क्वेश्चन था, लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन लिखते हैं। पीले प्रकाश की किरण जिसकी वायु में तरंगदैर्घ्य जिसकी वायु में तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम है, वायु से जल ब्रैकेट में दिया n बराबर 4/3 में प्रवेश करती है। तो जल में प्रकाश की चाल, वह तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। क्लियर बच्चों? बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व किया जाए। कहा है कि पीले प्रकाश की किरण जिसकी वायु में तरंगदैर्घ्य, वायु के तरंगदैर्घ्य को किससे प्रदर्शित करेंगे बच्चों, यहाँ पर लैम्डा ए से। क्यों भैया लैम्डा ए कितना दिया 6000 एंगस्ट्रॉम, इनको ऐसे लिखे रहते हैं। वायु से जल में प्रवेश करती है, मतलब n का मान दिया है n बराबर 4/3, इनको ऐसा भी लिख सकते हैं n, या वायु से जल में जा रही है तो AnW बराबर 4/3। कोई दिक्कत? तो जल में प्रकाश की चाल पूछ रहा है अर्थात VW का मान पूछ रहा है। कि भैया समझ में आ रही है, जो आपको फार्मूला बताया गया उसी पर लगा रहे हैं हम, ठीक है। बाकी किताब में और अन्य तरीके से लगाया है, कोई फार्मूला इधर उधर बना है, बट जो आपको फार्मूला बताया गया उसी के कॉन्सेप्ट के रूप में प्रयोग करेंगे तो लग जाएगा सवाल, कोई दिक्कत नहीं। VW पूछा गया और कहा है तरंगदैर्घ्य की भी गणना की, जल में ही, मतलब जल में ही तरंगदैर्घ्य की गणना ही करना है। क्लियर?
चलिए बच्चों देखते हैं लैम्डा ए का मान दिया है, तो लैम्डा डब्ल्यू का मान आसानी से निकल जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। फार्मूला हम यहाँ पर अपवर्तनांक और तरंगदैर्घ्य के बीच संबंध पढ़े हैं, तो क्या होता है कि n2 अपान n1 बराबर, या डायरेक्ट लिख देते हैं कि 1n2 बराबर लैम्डा 1 अपान लैम्डा 2 से यहाँ पर क्या रखेंगे an बराबर लैम्डा ए अपान लैम्डा डब्ल्यू। क्यों भैया, समझ में आया फार्मूला कैसे बनाना है। an का मान दिया है, कितना दिया है, चलिए इसी नीचे लिख लेते हैं an 4/3 बराबर लैम्डा ए का मान कितना दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम। ऐसे रहने दो, एंगस्ट्रॉम को चेंज मत करिए, और यहाँ पर लैम्डा डब्ल्यू। क्लियर। अब तिरछा गुणा करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर लैम्डा डब्ल्यू कितना आ जाएगा, तिरछा गुणा करेंगे तो यहाँ पर 3 × 6000 एंगस्ट्रॉम, और अपान कितना बच्चों यहाँ पर 4, गायब करेंगे तो 15 चौके 60 अर्थात 1500। तो लैम्डा डब्ल्यू बराबर 15 × 4500 एंगस्ट्रॉम। तो जल में तरंगदैर्घ्य कितनी आ गई 4500 एंगस्ट्रॉम। क्लियर बच्चों, समझ आएगा। तो चलिए अब देखते हैं चाल कैसे निकलेगी, एक और ही निकालना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम तरंगदैर्घ्य और चाल में भी संबंध पढ़ चुके हैं, या उससे लगा देते हैं। 2 तरीके बताते लगाने का, कैसे लगाएंगे। पहला तरीका फर्स्ट मेथड, ध्यान देना। सबसे पहले हम इससे लगा लेते हैं कि an w बराबर, ध्यान देना, va अपान vw। an w का मान 4/3, va का मान 3 × 10⁸, vw पूछा गया 3 × 9, लिख देते हैं 9 × 10⁸/4, भाग कर देंगे बच्चों तो vw कितना आएगा 4 × 8, उसके बाद बचेगा कितना 1, फिर 4 × 8, फिर बचेगा 2, 4 × 5 20, 2.25 × 10⁸8 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर, ये बात समझ में आया। सेकंड तरीका देखते हैं। सेकंड, हम ये भी तो फार्मूला पढ़ चुके हैं बच्चों कि लैम्डा 1 अपान लैम्डा 2 बराबर, या v1 अपान v2 बराबर लैम्डा 1 अपान लैम्डा, पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पर va अपान vw बराबर लैम्डा 1 के स्थान लैम्डा ए अपान लैम्डा w। तो va का मान 3 × 10⁸, और एक vw हो गया कितना आपका पूछा ही गया है। लैम्डा ए का मान दिया था बच्चों, कितना दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम, और अपान लैम्डा w का मान हम लोग निकाले 4500 एंगस्ट्रॉम। क्लियर, 0 0 0 कैंसिल, 15 चौके 60, 15 × 45, तिरछा गुणा करेंगे तो यहाँ पर vw का मान कितना आएगा बच्चों 3 × 9 × 10⁸, बटे कितना 4, डिवाइड करेंगे यहाँ पर कितना है 2.25 × 10⁸8 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर, अब समझ में आ रहा है कि फार्मूला का प्रयोग कैसे हो रहा है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आप लोग को ध्यान देना है, कभी गलत नहीं होगा बच्चों, केवल कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए आप सवाल लगाइए, फार्मूला का प्रयोग करेंगे। कोई भी माध्यम कुछ भी दे सकता है, पहला माध्यम आपका जल भी दे सकता है, कांच भी दे सकता है, कुछ भी दे, बट कॉन्सेप्ट प्रयोग करिए। अब अलग अलग फार्मूला अगर आपको बनाकर लिखवा दिया जाए तो रटोगे बच्चे, भूल जाओगे फार्मूला। तो इसलिए फार्मूला आपका ये है, व्यापक फार्मूला जो बताया गया, तो व्यापक फार्मूले से हम बनाएंगे अन्य फार्मूला प्रश्नानुसार। ठीक है, तो प्यारे बच्चों लगाते रहिए सवाल, पढ़ते रहिए और नोट्स तैयार करते रहिए। जो नए बच्चे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि कैसे लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। आगे कल के लेक्चर में हम और सवाल कराएंगे इसी पर आधारित। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।